Hello everyone, welcome you all in Learn Karo class 11 and 12. And I am Shreya, your educator. Today we are going to do chapter number 5 from the book Flamingo. That is Indigo by Louis Fisher. Louis Fisher was actually from Pennsylvania and he was also a famous journalist in the major publications. He has also served in the British Army for few years and he has also been a faculty member of the famous Princeton University. Theme of the story is how an effective leadership can overcome any problem. यानी कि एक effective नेतृत्व how an effective leadership can overcome any problem. यानी कि एक प्रभावशाली नेतृत्व से कैसे कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है. Now this story is taken from the book named The Life of Mahatma Gandhi by Louis Fisher, which is considered as one of the best book written on Mahatma Gandhi by Times Educational Supplement. Now, ये उन दिनों की बात है, something around 1942, जब ऑथर महात्मा गांधी से मिलने आश्रम गए होते हैं सेवाग्राम में, जो कि सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है. तब गांधी जी उन्हें बताते हैं, I'll let you know how it all happened. मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ and how it led to the urge for the departure of Britishers. Now, on December 1916, ये बात उन दिनों की है जब गांधी जी लखनऊ गए होते हैं for the annual convention of Indian National Congress Party और वहाँ पे खूब सारे डेलीगेट्स आए होते हैं. वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है एक पर्सन से जिसका नाम है राजेंद्र कुमार शुक्ला and he is an Indian peasant. पीजेंट यानी कि भागीदारी में खेती करने वाले फार्मर्स. आगे पीजेंट को डिस्क्राइब करा गया है बाय अदर नेम्स एज टीनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स. नाउ ही इज डिस्क्राइब्ड एज पुअर एंड इमेसिएटेड, यानी कि वो बहुत वीक अपीयर कर रहे थे. नाउ ही इज ऑल्सो अ शेयर क्रॉपर. ऑल्दो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, यानी कि ऑल्दो वो इलिटरेट थे लेकिन वो रिजोल्यूट थे, यानी कि बहुत दृढ़ निश्चय रखने वाले थे. Why he has come here? He has come here to complain about the injustice जो कि प्रैक्टिस हो रही थी on the indigo cultivators. वो इसी की कंप्लेन करने यहाँ तक आए थे और probably somebody has said to him that speak to Gandhi. किसी ने उन्हें कहा होगा कि अगर आपको इनजस्टिस के खिलाफ जस्टिस चाहिए या आप इस बारे में कुछ करना चाहते हैं तो आप गांधी जी से बात करिए. अब गांधी जी शुक्ला को बोलते हैं दैट ही हैज सेवरल अपॉइंटमेंट्स. कहाँ थी उनकी अपॉइंटमेंट्स? इन कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. उनकी काफ़ी अपॉइंटमेंट्स रही होती हैं कानपुर में और अक्रॉस इंडिया बहुत सारी और जगह पर. नाउ शुक्ला उनके साथ हर जगह पर उनको अकम्पनी करते हैं. एंड नाउ ही रिटर्न टू आश्रम जो कि नियर अहमदाबाद है. वहाँ पे बहुत ही विनम्रता के साथ शुक्ला गांधी जी को बोलते हैं दैट फिक्स अ डेट. ही बेग, वो कहते हैं कि एक तारीख तय कर लीजिए. एंड नाउ इम्प्रेस्ड बाय टेनेसिटी, यानी कि शुक्ला की टेनेसिटी से इम्प्रेस्ड होके गांधी जी, टेनेसिटी मानी उनका दृढ़ निश्चय, कितने वो अपने डिसीजन को लेके ऑब्सेस थे और वो उसके लिए कितना डिटरमाइंड थे, तभी तो वो गांधी जी के साथ इतने टाइम तक रहे. उनके इधर उधर उनके साथ गए भी और उनके आश्रम में भी सेवरल वीक्स तक उनके साथ रहे. ये सब देख के गांधी जी उनसे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और उनको बोलते हैं दैट इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, मेरा वहाँ पे जाना होगा. यू कैन कम देयर एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. तुम वहाँ पे आना और मुझसे मिलना. अब मंथ्स पास्ट, शुक्ला वहाँ पे जाते हैं और शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस का मतलब वो अपने पैर फोल्ड करके वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं पेशेंटली बट ईगरली भी कि उनको मौका मिले टू हैव अ वर्ड विद गांधी जी. गांधी जी अग्रीज. नाउ दे बोथ बोर्ड अ ट्रेन टू पटना जो कि बिहार में है. वहाँ पे शुक्ला कहाँ पे लेके जाते हैं गांधी जी को? वो लेके जाते हैं घर पे एक फेमस लॉयर राजेंद्र प्रसाद के. राजेंद्र प्रसाद जो कि लेटर ऑन प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के एज वेल एज द नेशन इंडिया. बट उस समय जब वो वहाँ गए थे राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं थे. वहाँ पे उनके सर्वेंट्स थे. प्रोबेबली राजेंद्र प्रसाद कहीं बाहर गए हुए थे. बट शुक्ला को वो जानते थे क्योंकि वो अक्सर आया करता था वहाँ पे उनके मास्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए और उनसे डिस्कस करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस जो कि फार्मर्स के साथ वहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा था अबाउट द इंडिगो
कल्टीवेशन। क्योंकि राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट था तो फिर सर्वेंट्स उनके साथ गांधी जी को खड़ा देख के भी उनको एक पीजेंट समझ लेते हैं और वहाँ थोड़ी देर रुकने को अलाउ कर देते हैं। बट द पीपल देयर डज नॉट अलाउ महात्मा गांधी टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल एज दे कंसिडर हिम अनटचेबल। और उनका ये मानना था वहाँ पे कि अगर उनके द्वारा निकाले गए बकेट से एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी वेल में गिर जाएगा तो फिर वो एंटायर वेल इम्प्योर हो जाएगा। ये यहाँ पे बताता है कि उन दिनों वहाँ पे एक सोशल इविल प्रैक्टिस प्रिवेलेंट थी जो कि थी अनटचेबिलिटी की। ऑल्दो नाउ अंडर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज कम्प्लीटली अबॉलिश्ड एंड इट इज ऑफेंस अंडर लॉ, बट उन दिनों वो वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। नाउ गांधी जी और इसके डीप में जाने के लिए डिसाइड करते हैं मुजफ्फरपुर जाना। मुजफ्फरपुर जाने से पहले वो एक टेलीग्राम सेंड करते हैं, किसको? JB कृपलानी को, जो कि प्रोफेसर है ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। और प्रोबेबली उनकी मुलाकात पहले कहीं हुई होती है, कहाँ पे? whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, कभी पहले। एंड जो JB कृपलानी है वो गांधी जी को अपने साथ अपने घर पे ले जाते हैं और उनके साथ सिंपैथेटिक एटीट्यूड से पेश आते हैं। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? क्योंकि JB कृपलानी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, फिर भी उन्होंने गांधी जी को अपने साथ अपने घर में रखा और उनकी तरफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड भी शो करा, जो कि एक केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी होम रूल का, जो कि उन दिनों काफ़ी प्रेवलेंट नहीं था। नाउ दिस न्यूज़ स्प्रेड क्विकली। एंटायर चंपारण लोगों को ये पता लग चुका था कि गांधी जी वहाँ पे आए हैं। एंड नाउ शेयर क्रॉपर्स बिगेन अराइविंग। शेयर क्रॉपर्स वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं खूब संख्या में। कुछ वॉक करके आ रहे हैं, कुछ अपने व्हीकल से आ रहे हैं, बट खूब सारे वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वहाँ के लॉयर्स गांधी जी को अपने पास बुलाते हैं बात करने के लिए। वो उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या केसेस वो वहाँ पे कोर्ट में रिप्रेजेंट करा करते थे इन पीजेंट्स का, और वो उन्हें ये भी बताते हैं अ बिग हैवी फी जो कि वो पीजेंट्स से डिमांड करते थे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देयर केस इन द कोर्ट। नाउ आफ्टर लिसनिंग दिस गांधी जी चाइडेड देम ऑल, यानी कि ये बात सुन के गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको स्कोल्ड करते हैं, यानी कि उन सबको डांटते हैं फॉर देयर डीड्स। उनका गांधी जी का ये मानना था कि इतने डरे दबे हुए पीजेंट्स का लॉ में कोर्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है जहाँ से उन्हें कोई जस्टिस मिलने ही नहीं वाला है। वो ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, इतने दबे हुए हैं कि उन्हें वहाँ से जस्टिस मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे जाने से फ़ायदा ही क्या है उनका? उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे जो प्राइम कल्टीवेशन है वो होता है काहे का? इंडिगो का। वही वहाँ की कमर्शियल क्रॉप थी। एंड 3/20 या फिर 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, जितना भी वो रेंटेड स्पेस उनको फार्मिंग के लिए मिलता था बाय द इंग्लिशमैन, क्योंकि सारे ही स्टेट्स वहाँ पे इंग्लिशमैन ओन करते थे, तो उनके एरिया में 15% उन्हें इंडिगो ही ग्रो करना होता था और एंटायर हार्वेस्ट उन्हें सरेंडर करना होता था अपने मास्टर्स को इन फॉर्म ऑफ अ रेंट, जो कि वो पे करते थे क्योंकि वो उनके एरिया में कल्टीवेशन कर रहे थे। एंड दिस इंडिगो कल्टीवेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉज ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। बट कुछ दिनों बाद इंग्लिश पीपल को पता चलता है दैट जर्मनी हैज़ सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था। सिंथेटिक इंडिगो मीन्स मैन मेड इंडिगो। इंडिगो इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज नील। एंड नाउ shrewd English people क्या चाहते थे? Now they had made compensatory agreement from sharecroppers to pay them compensation for being released। अब जब उन्हें पता चल गया था कि जर्मनी के पास सिंथेटिक इंडिगो आ गया है, अब वो ये कल्टिवेटेड इंडिगो नहीं चाहते थे और बहुत चालाकी से वो इंडियन फार्मर्स को बोलते हैं कि अब इस एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर आप इस एग्रीमेंट से फ्री होना चाहते हो हम आपको फ्री कर देंगे और इसके रिगार्ड में आपको हमें पे करना पड़ेगा। ऑल्दो उन्हें नीड नहीं थी और वो इस ट्रीटी को तोड़ने के लिए भी उन्हीं से डिमांड कर रहे थे टू पे देम टू गेट रिलीज फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस वाज एक्सम टू देम, मीन्स इससे सभी फार्मर्स बहुत इरिटेटेड थे। कुछ ने जो इलिटरेट थे कम्प्लीटली, उन्होंने विलिंगली उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, कुछ ने अनविलिंगली साइन कर दिया, कुछ थे जो कि लॉयर्स हायर कर रहे थे टू रिप्रेजेंट देयर केस, जिनमें से राजकुमार शुक्ला भी एक थे, और कुछ जो नहीं मानना चाहते थे उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था। कुछ टाइम बाद फार्मर्स को भी पता लग जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है।
इनडायरेक्टली उनके साथ चीटिंग हुई थी, तो वो लोग अपने पैसे वापस चाहते थे। इसके लिए जब वो अग्री नहीं करते थे तो फिर इंग्लिश पीपल ने कुछ ठग्स हायर करे हुए थे जो कि फार्मर्स को मारते थे, पीटते थे और उनसे अल्टीमेटली मनी एक्सट्रैक्ट किया करते थे। नाउ तभी वहाँ पे गांधी जी पहुँचते हैं और वो बात करने जाते हैं किससे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से। वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन यानी कि ब्रिटिश जमींदारी प्रथा के जो ऑफिशियल्स थे उनसे बात करने जाते हैं। क्या बात करते हैं? वो उनसे पूछते हैं अबाउट बिट एंड बिट, बट वहाँ के ऑफिशियल्स गांधी जी को बोलते हैं तुम एक आउटसाइडर हो, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तभी गांधी जी को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। वहाँ से जब उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती है तो फिर वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जो कि 3rd डिवीजन में रहते थे। उनसे उनकी बात तो होती है, बट वहाँ पे जो वो कमांडर है वो क्या करते हैं? ही ट्राइज टू बुली गांधी। बुली गांधी से यहाँ पे मतलब है कि वो उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली बोलते हैं लीव चंपारण, कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो बुली कर रहे हैं गांधी जी को, बट गांधी जी डिसाइड्स टू गो टू मोतिहारी जो कि कैपिटल है चंपारण की, एंड ही इज अकम्पेनिड बाय सेवरल पीपल एंड वेरी प्रोमिनेंट लॉयर्स। तभी उन्हें पता चलता है कि पास ही के एरिया में किसी पीजेंट के साथ बुरा व्यवहार हुआ है, एनी पीजेंट इज मालट्रीटेड। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाके वहाँ पे एनालाइज करेंगे सिचुएशन कि क्या हुआ है, और इसी तरह से वो कुछ फैक्ट एंड फिगर भी कलेक्ट कर पाएंगे जो कि उनके लिए यूजफुल होगा जब वो केस को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वाया एलिफेंट वहाँ जाने के लिए प्रोसीड करते हैं। वो कुछ देर दूर चले ही होते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस सुपरिटेंडेंट आता है एक ऑर्डर लिए हुए। उस ऑर्डर में होता है कि आप वापस चले जाइए, और अपने साथ वो एक व्हीकल लाए होते हैं। क्योंकि वो अंडर लॉ एक ऑर्डर था तो गांधी जी मान जाते हैं, वो उसके साथ वापस चले जाते हैं। जब वो वापस चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है पुलिस सुपरिटेंडेंट गांधी जी को, जिसमें क्या लिखा होता है? क्विट चंपारण इमीडिएटली। क्विट चंपारण इमीडिएटली ये अंडर लॉ आया था। इस अग्रीमेंट, इस ऑफिशियल लेटर पे गांधी जी सिग्नेचर तो कर देते हैं, बट साथ ही साथ ये भी लिख देते हैं दैट ही विल डिसोबे इट। वो इसको नहीं मानेंगे, वो इसका विरोध करते हैं। नाउ क्योंकि उन्होंने एक लॉ ऑफिस का लॉ ऑर्डर को डिसोबे करने के लिए बोल दिया था, इसलिए नेक्स्ट डे ही समन टू अपीयर इन द कोर्ट। उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयर होना होता है। तो उस रात गांधी जी सोते नहीं है, इंस्टेड वो एक स्ट्रैटेजी करते हैं, प्लान। क्या होता है? वो टेलीग्राफ सेंड करते हैं राजेंद्र प्रसाद को और उनको बोलते हैं कि अपने साथ बहुत सी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ को अपने साथ यहाँ पर लाएं। साथ ही साथ वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं आश्रम पीपल को कि उन्हें क्या क्या करना है। एंड ही ऑल्सो रिपोर्ट टू वाइसरॉय। वो वाइसरॉय को भी एक वायर करते हैं कि जो भी सिचुएशन सब कुछ है, जो भी है सब कुछ उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट डे जब उन्हें अपीयर होना होता है कोर्ट में, देन मोतिहारी जहाँ पे वो अभी प्रेजेंट है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ब्लैक विद पीजेंट्स, यानी कि इतने सारे लोग, इतने सारे पीजेंट्स, शेयर क्रॉपर्स, टीनेंट्स वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जगह बाकी ही नहीं है, विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज ब्लैक विद पीजेंट्स। इतनी भारी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था इस अपीयरेंस के लिए, जिसके लिए गांधी जी को वहाँ पे बुलाया गया था। थाउजेंड्स वर देयर टू प्रोटेस्ट, और ऐसा प्रोटेस्ट आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर। इससे पता चलता है कि अब कहीं ना कहीं उन डरे दबे हुए पीजेंट्स के अंदर से डर जा चुका था, तभी तो वो इतनी भारी संख्या में वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, वरना कौन करता है इतना भारी विरोध प्रदर्शन। नाउ वो जो भीड़ थी वो इंग्लिश ऑफिशियल्स के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा रही थी। ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। उनको किनकी मदद लेनी पड़ी? गांधी जी की। नाउ गांधी जी टॉक्स टू द पीपल देयर इन अ पोलाइट एंड फ्रेंडली मैनर। वो बहुत ही विनम्रता और मैत्रीपूर्ण भाव से उन लोगों से बात करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वो ऑर्डर्स जो कि अब तक इतने डरावने थे और अनक्वेश्चन थे, कोई भी उनको अपोज नहीं करता था, उन्हें क्वेश्चन बैक नहीं करता था, इट कैन बी डन। वो अपनी राइट्स को क्वेश्चन कर सकते हैं और जो चीज़ें अंडर लॉ नहीं हैं उन्हें ब्लाइंडफोल्डेडली फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अधिकार के लिए वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
नाउ गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, गवर्नमेंट कंफ्यूज थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी देखा ही नहीं था। उनके प्रोसिक्यूटर बोलते हैं क्यों ना इस हियरिंग को टाल दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपने सीनियर ऑफिशियल से बात करनी होती है, क्योंकि कुछ यहाँ पे नया ही हो गया था। दिस प्रोटेस्ट वॉज समथिंग न्यू, बट गांधी जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं, वो खुद ही मान लेते हैं कि उन्होंने एक लॉ ऑर्डर नहीं माना था, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं आप मुझे सज़ा सुनाइए, और वो अपने एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं कि वो कंफ्यूज थे इन 2 ड्यूटीज़। क्या थी वो 2 ड्यूटीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो एक बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने एक लॉ के ऑर्डर को नहीं माना था। ऑल्दो वो सारे लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए जो कि उन्होंने नहीं माना था वो चाहते थे कि उसके लिए उनको सज़ा दी जाए। वो बैड एग्जाम्पल अपने आप नहीं बनना चाहते थे। सेकेंडली एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एंड नेशनल सर्विस, बट साथ ही साथ वो उन लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़ना चाहते थे और अपने नेशन की तरफ उनकी सर्विस अटमोस्ट थी। तो इन 2 ड्यूटीज़ के बीच वो फंसे हुए थे, इसलिए उन्हें ऐसा डिसीजन लेना पड़ा था। नाउ ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि बाद में हियरिंग करेंगे, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, तब वो बोलते हैं क्योंकि मैंने कुछ गलत करा है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे ही अंडर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबको मानता हूँ, और अगर मुझे सज़ा नहीं दी जाएगी तो मेरी अंतरात्मा को अच्छा नहीं लगेगा। वो कहते हैं जो भी मेरी पेनल्टी बनती है आप मुझे बता दीजिए। नाउ द मजिस्ट्रेट सेज कि 2 आवर्स की रिसेस है, और वही 2 आवर्स 120 मिनट्स के लिए उनको एक टेम्परेरी बेल पे छोड़ा जाता है। अगेन महात्मा गांधी बहुत स्ट्रांगली, बहुत दृढ़ता के साथ इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ करते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, एंड अल्टीमेटली जज रिलीज हिम विदाउट बेल। अल्टीमेटली जज को उन्हें रिलीज करना पड़ता है विदाउट अ बेल। नाउ गांधी जी इज ऑल फ्री। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन, यानी कि कुछ दिनों बाद जब कोर्ट रिज्यूम होती है, देन नो जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वहाँ से ये डिसाइड होता है कि काफ़ी दिनों तक कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाएगा। एंड मीनवाइल गांधी जी इज टू रिमेन एट लिबर्टी, गांधी जी फ्री छोड़ दिए जाते हैं और उन पर कोई केस नहीं लगा होता है फॉर दैट टाइम। नाउ एक एसोसिएशन फॉर्म होती है जिसमें कौन कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और वेरियस अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स होते हैं। नाउ वो सब वहाँ पे आए होते हैं मिलने के लिए और एडवाइस देने के लिए गांधी जी को। गांधी जी उन सबसे पूछते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाती है तब आप लोग क्या करेंगे? तो ये लोग आंसर करते हैं कि हम वहाँ आपसे मिलने आए हैं। आपका मतलब यहाँ पे है गांधी जी से, और अगर आप ही को जेल हो जाती है तो फिर हम किसको एडवाइस करेंगे? हमारा पर्पस ही नहीं सॉल्व होगा, हम अपने घर चले जाएंगे। इस बात पर गांधी जी कहते हैं व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। अब इस बात के लिए डिस्कस करने के लिए इनका ग्रुप जो है लॉयर्स का, वो थोड़ी दूर पे जाके कुछ डिस्कशन करते हैं, जिसका रिजल्ट राजेंद्र प्रसाद बाद में बताते हैं कि वहाँ पे उन लोगों ने ये बातें करी होती है कि एक पर्सन जो कि गांधी जी हैं, जो कि एक स्ट्रेंजर हैं और काफ़ी दूर से आए हैं, वो इन इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए जेल जाने तक को तैयार हैं। और ये लोग जो वहीं पे पास में रहा करते थे, इनफैक्ट इन सभी पीजेंट्स की, पुअर पीजेंट्स के केस को भी रिप्रेजेंट कोर्ट में किया करते थे। अगर ये ऐसी सिचुएशन में यहाँ से भाग जाएंगे तो व्हाट अ शेम विल बी इट फॉर ऑल ऑफ देम। वो सब आपस में डिसाइड करके गांधी जी को बोलते हैं कि अगर गांधी जी को जेल हो जाती है देन उनके पीछे पीछे वो सब भी जेल जाने के लिए रेडी है बाय देयर ओन। नाउ द बैटल ऑफ चंपारण वॉज वन। द बैटल ऑफ चंपारण यहाँ पे जीत चुके थे वो लोग। नाउ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। गांधी जी के पास एक ऑर्डर आया था, कहाँ से? लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस प्रोविंस के, कि उनका केस खारिज हो चुका था। एंड इट वॉज द स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जीत चुका था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया। ये एक पहल थी एंड फार फ्लंग ग्रीवियंसेस। बट इसके बाद भी गांधी जी यहीं पर ठहर नहीं जाते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, लोगों से पता करते हैं
कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबको जॉट डाउन करते हैं। इसके रिगार्डिंग वो बहुत सारे एविडेंसेस भी कलेक्ट करते हैं। एंड देयर वाज अ थ्रॉप्ड एक्टिविटी ऑफ प्रोटेस्टर्स, यानी कि ऐसा लग रहा था कि प्रोटेस्टर्स जो कि यहाँ पर पीजेंट्स हैं वो अपनी राइट्स के लिए इतनी ईगरली वर्क कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था उन सब में दिल धड़कने लगा है अपने जस्टिस को पाने के लिए। एंड वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और इसमें श्रीवडनेस और तेजपना लैंडलॉर्ड्स का भी पता चल रहा था इन व्हाट वे उन्होंने इन सब पुअर फार्मर्स को चीट करा होता है। नाउ इन जून ही इज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इनके साथ गांधी जी की मुलाकात होती है और यह इनके साथ 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज चलते हैं। इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड का 4 लॉन्ग इंटरव्यूज उनके होते हैं सर एडवर्ड की गांधी जी के साथ। सर एडवर्ड कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और उनकी मीटिंग से इतने लॉन्ग इंटरव्यूज के बाद क्या डिसाइड होता है? एक कमीशन फॉर्म होती है, ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन। वहाँ पे इसके लिए इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए एक कमेटी फॉर्म होती है। एक साइड कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और दूसरी साइड कौन होते हैं? गांधी जी। गांधी जी वॉज अलोन रिप्रेजेंटिंग द केस ऑफ द poor peasants and the injustice which was being practiced over a period of time to all of them. And ये सब के चलते चलते गांधी जी इस पर्टिकुलर एरिया में 7 मंथ कंटिन्यूस पीरियड के लिए रहते हैं और इसके बाद वो शॉर्ट विजिट्स के लिए यहाँ पे आया किया करते थे। ये पूरा प्रोसेस इतना टाइम ले लेता है कि अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट 1 ईयर। नाउ आफ्टर अ लॉट ऑफ इंक्वायरी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद क्या डिसाइड होता है? असेंबल क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंसेस, यानी कि बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट होने के बाद रिफंड के लिए अग्री हो जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जब रिफंड के लिए अग्री हो जाते हैं, देन दे आस्क बट हाउ मच मस्ट वी पे। जब इंग्लिश पीपल अग्री हो गए हैं रिफंड देने के लिए, अब उनके लिए नया क्वेश्चन रेज अप कर रहे हैं गांधी जी के लिए कि उनको कितना पे करना पड़ेगा पुअर पीजेंट्स को। तब गांधी जी अडमेंट टोन में 50% बोलते हैं, यानी कि बहुत सॉलिड और बहुत ठहराव बड़ी आवाज़ से वो बोलते हैं 50% पे करना होगा। बट जो उनके साइड के प्रोसिक्यूटर्स होते हैं इंग्लिश पीपल की, वो इसको अग्री नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि विल गिव ओनली 25%। जैसे ही वो ये 25% बोलते हैं, गांधी जी क्विकली अग्री कर जाते हैं। वो कहते हैं इट्स फाइन एंड कमीशन अग्रीड ऑन द सेटलमेंट। 25% का कमीशन, 25% का जो सेटलमेंट था, इस पे कमीशन अग्री कर जाती है दोनों साइड से। नाउ हेयर अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये 25% मैटर नहीं करता था। मैटर क्या करता था? ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ इंग्लिश पीपल। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रेस्टीज के साथ भी यहाँ पे मैनिपुलेशन कर लिया था, तभी तो वो रिफंड के लिए मान गए थे। इसलिए गांधी जी बोलते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपना डिसीजन बैक लिया था और उनकी प्रेस्टीज हैम्पर हो गई थी। नाउ ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन स्टेट्स। अब ब्रिटिश प्लांटर्स अपने स्टेट्स को छोड़ देते हैं एंड लेटर ऑन इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर हो चुकी थी। नाउ गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस, इंस्टेड ही सॉ बैकवर्डनेस। गांधी जी कभी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस पे ही स्टिक ऑन नहीं करते थे। इंस्टेड उन्होंने वहाँ के फेस को एनालाइज करा चंपारण के। देयर a lot of backwardness was prevalent. Now he appealed teachers like Mahadev Desai, Narhari Parikh and various other to volunteer for the work along with them. उन्होंने उनकी वाइफ्स को भी बोला होता है कि वो वहाँ पे आएँ और इस गुड डीड में हेल्प करें। इसके साथ साथ गांधी जी का यंगर सन जिसका नाम है देवदास, वो भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे अराइव होता है आश्रम में हेल्प करने के लिए, टू चेंज द फेस ऑफ द चंपारण एंड टू फाइट द बैकवर्डनेस विच वॉज प्रिवलेंट देयर। नाउ दे ओपन इन 6 विलेजेस प्राइमरी स्कूल्स। 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं और गांधी जी के साथ साथ उनकी वाइफ कस्तूरबा भी आती है जो कि लेसन देती हैं विलेज पीपल को रिगार्डिंग क्लिनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। उन दिनों वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही बेकार थी या फिर थी ही नहीं, इसलिए वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए एक डॉक्टर को भी लाया जाता है फॉर द चेकअप एंड ऑल पर्पसेस। मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। 3 मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल कराई जाती हैं, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट। जब भी कोई कोटेड टंग के साथ वहाँ पे कंप्लेन करता था, उनको
कैस्टर ऑयल दिया जाता था। व्हेन एनीबडी यूज्ड टू सफ़र विद मलेरिया ही वाज गिवन क्विनाइन, एंड स्किन डिजीजेज अगर हुआ करती थी देन ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल वाज प्रिस्क्राइब्ड टू देम। इसके साथ साथ गांधी जी एक और बात नोटिस करते हैं। क्या थी वो बात? फिल्दी क्लोथ्स ऑफ वुमेन, कि वहाँ की विमेंस के कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे और बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल सिचुएशन में थे। वो कस्तूरबा अपनी वाइफ को बोलते हैं टू लुक इनटू द मैटर। जब कस्तूरबा इनटू द मैटर लुक अपॉन करती हैं तो गांव की एक लेडी उनको अपने साथ अपने घर लेके जाती है। वहाँ वो उन्हें दिखाती है कि उनके पास एक सिंगल ट्रंक भी नहीं है जिसमें कि उनके एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखे हों, एंड प्रोबेबली उनके पास वही एक साड़ी थी जिसको वो रोज़ पहने रखती थी, इसलिए वो इतनी गंदी थी और इतनी मिजरेबल कंडीशन में थी। इससे हमें पता चलता है कि फार्मर्स की सिचुएशन उन दिनों कितनी मिजरेबल थी। इन द टाइम जब गांधी जी वहाँ से दूर रहा करते थे तब भी वो रिपीटेडली वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स लाइक एज टू फिल ओल्ड सैनिटरी ट्रेंचेस एंड टू डिग द न्यू वंस, क्योंकि अर्लियर वंस बहुत स्मेली हो चुके होते थे। एंड गांधी जी ये भी बोलते हैं कि What I did, कि मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं करा है। It was also obvious and British could not order me in my own country. ब्रिटिशर्स को कोई अधिकार नहीं है मुझे ऑर्डर देने का मेरे ही राष्ट्र में, मेरे ही इंडिया में। Now, Gandhiji is described as he was not a loyalty to abstractions, instead loyalty to living human beings. गांधी जी को डिस्क्राइब किया गया है कि वो खाली एब्स्ट्रैक्शंस के लिए ही लॉयल नहीं थे, खाली ही कहने सुनने या आइडिया मेकिंग में नहीं रहते थे। इनफैक्ट वो लॉयल थे ह्यूमन बींग्स के लिए, वो सभी लोगों के लिए बहुत लॉयल थे और वो मानव अधिकारों के लिए लोगों के लिए लड़ना चाहते थे और उनको अधिकार दिलवाना चाहते थे। नाउ कुछ टाइम बाद एक पर्सन नेम चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, जो कि क्या है, इंग्लिश पैसिफिस्ट हैं, उनकी पोस्टिंग होती है फिजी आइलैंड्स में। ये जो पर्सन है ये गांधी जी के फॉलोअर होते हैं और उनके थॉट से काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं, साथ ही साथ उनकी फ्रेंड भी होती हैं, इसलिए वो जाने से पहले एक आखिरी बार गांधी जी से मिलना चाहते थे। ये जानने के बाद गांधी जी के लॉयर जो फ्रेंड्स होते हैं वो सोचते हैं कि कितना अच्छा रहेगा कि अगर एक इंग्लिश पर्सन हमारे साथ हमारी इस मोमेंट में रहेगा तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात होगी। चार्ल्स विलिंग होते हैं ओनली अगर गांधी जी उन्हें बोलते तो, बट गांधी जी वेहेमेंटली इस बात को अपोज करते हैं। क्यों करते हैं वो अपोज? वो कहते हैं कि कैसा लगेगा अगर कोई हमारी लड़ाई में कोई इंग्लिश पर्सन हमारे साथ होगा, ये हमें कितना वीक फोरकास्ट करेगा औरों के सामने कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ भी नहीं पा रहे हैं और हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत पड़ रही है। ये सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं प्रोबेबली गांधी जी को he had read our mind correctly, प्रोबेबली उन्होंने उनके माइंड्स को करेक्टली रीड आउट कर लिया था क्योंकि उन लोगों के दिमाग में यही चल रहा था। और अल्टीमेटली गांधी जी उन सबको एक लेसन पढ़ाते हैं काहे का, सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, कि अगर हमारी लड़ाई है तो हमें खुद लड़नी चाहिए, हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। And in this manner this chapter ends. In this manner self-reliance, Indian independence and justice to Indian indigo cultivators, ये सब साथ में interrelated था। And here the story ends. Do subscribe, learn करो class 11 and 12 और आप सबकी जो भी queries है you can ask me in the comment section below. All the best.